हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैं एक नया टॉपिक फिर शुरू करने चल रहा हूं और जिसका शीर्षक है एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन की थियरी किस प्रकार से आई, जैव विकास के विषय में डार्विन ने क्या कहा। हमने इवोल्यूशन की थियरी ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है और डार्विन की थियरी किस प्रकार से प्रकाश में आई है उसके विषय में आज हम व्याख्या करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक तो आप ये ध्यान दें कि डार्विन की थियरी के विषय में अगर हम आपसे कहना चाहें कि डार्विन की थियरी क्या है और किस प्रकार से ये हाईलाइट हुई, तो डार्विन का पूरा नाम जान लीजिएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, और इनके पिता का नाम था चार्ल्स रॉबर्ट वारिंग डार्विन। तो चार्ल्स रॉबर्ट वारिंग डार्विन अर्थात इनके पिताजी ये बहुत ही ज्यादा प्रकृति प्रेमी थे। नेचर से इनको, प्रकृति से इनको बहुत ही ज्यादा लगाव था और उसी संदर्भ में डार्विन भी धीरे धीरे प्रकृति की तरफ ही अपना रुझान दिखाए और प्रकृति की तरफ रुझान दिखाने के बाद इन्होंने अपने गुरु हैंसलो के सर्वेक्षण में उन्हीं के हेल्प से, उन्हीं की सहायता से इन्होंने अपनी एक विशाल पुस्तक लिखा जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास। ध्यान दीजिएगा कि जो इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसको कहा गया प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास। माय डियर फ्रेंड्स, आपको हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बाइबिल के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बाइबिल के बाद कोई पुस्तक सबसे ज्यादा जो है प्रचलित हुई तो वह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास। ध्यान दीजिएगा, तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद को लिया। आइए देखते हैं कि प्राकृतिक वर्णवाद में किन किन सिद्धांतों का वर्णन किया है। जिन सिद्धांतों का वर्णन किया है डार्विन ने, आइए उन सिद्धांतों को देखते हैं। सबसे पहला तो अपना टॉपिक डार्विन ने दिया इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी। इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता, जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि सभी जीव संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और उनके अंदर एक प्रबल क्षमता होती है संतान को उत्पन्न करने की, जिसका उन्होंने कहा कि इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी अर्थात संतान को उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता। ध्यान रहे कि इसके बाद डार्विन के विषय में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये 19 अप्रैल 1882 को 1882 को मात्र 73 इयर्स की एज में, 73 इयर्स, ओनली 73 इयर्स की एज में डार्विन ये स्वर्ग सिधार गए। अपने इस 73 वर्ष की आयु में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किस प्रकार से वर्णन किया है और इसके विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि 5 साल लगातार बीगल नामक जहाज से समुद्री यात्रा करते हुए विभिन्न द्वीपों पर गए, जिसमें इन्होंने गॉलपैगोस नाम के एक द्वीप पर भी पहुंचे हैं और जहां पर इन्होंने एक विशेष प्रकार की पक्षियों को देखा और उन पक्षियों के समूह का इन्होंने अपने नाम पर वर्णन कर दिया कि डार्विन द फिंचे। उन पक्षियों के समूह को इन्होंने कहा कि ये समूह ही जो है ये डार्विन द फिंचे है। तो उनका एक विशेष प्रकार का समूह था। आइए एक एक करके इनकी व्याख्या को देखा जाए और स्पष्ट किया जाए। पहली थियरी मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी एनिमल्स हैं सभी में संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होती है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, सी अर्चिन, समुद्री घोघा, सी अर्चिन,
एक बार में वो 2 करोड़ अंडे पैदा जो है देता है। अगर ये 2 करोड़ अंडे लगातार बढ़ते रहे, डेवलप कर गए, तो नेक्स्ट ईयर ये 2 करोड़ घोंघे फिर से नए 2 करोड़, एक घोंघा फिर से 2 करोड़ अंडे पैदा करेगा। तो आप सोचिए कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा समुद्र इन सिर्फ घोंघों से भर जाएगा। इतने ज्यादा घोंघे हो जाएंगे कि समुद्र पूरा घोंघे से भर जाएगा। लेकिन समुद्र की गहराई तब भी अथाह थी और आज भी अथाह है। तो ऐसा क्यों? ये घोंघे आखिर गए कहां? आइए दूसरा टॉपिक लेते हैं। इन्होंने एक सिंपल सा टॉपिक लिया है पिग का। पिग को देखा जाए तो एक बार में कम से कम 6 से 7 बच्चों को ओरिजिनेट करता, पैदा करता है ये। और नेक्स्ट ईयर हर बच्चे जो है 6 से 7 बच्चे पैदा करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर ये 6 से 7 बच्चे पैदा करेंगे। और ये साल भर में अगर 2 बार पैदा कर दिए, आप सोचिए कि इनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। और अगर ऐसे ही इनकी जनसंख्या लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी 200 सालों तक चल गई, तो क्या आदमी को रहने के लिए कोई प्लेस मिलेगा? कहीं कोई प्लेस नहीं मिलेगा। इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी है, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता है। लेकिन ये आखिर संतान तो उत्पन्न हो रही है, फिर आखिर जा कहां रही हैं? समस्या इस बात की है कि आखिर ये संतानें जा कहां रही हैं? और सभी जीव ऐसी संतानें उत्पन्न कर रहे हैं। बीज को लिया इन्होंने, बीज को लिया और उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि एक बार में इनसे 5 से 6 संतानें उत्पन्न होती हैं और हर 6 संतानें अगली बार में फिर 6 संतानें उत्पन्न करेंगे, 36 हो जाएंगे। ऐसे फिर ये अगर ये 15 ईयर्स तक लगातार ये डेवलप करते रहे, पता चलेगा कि आदमी को रहने के लिए प्लेस ही नहीं मिला, सिर्फ पूरे गांव में कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे। तो आदमी कहां रहेगा? इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी है, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता है। सभी जीवों में इन्होंने जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया। और सिंपल सा टॉपिक लिया इन्होंने कि एक मादा हाथी जो होता है वो 30 वर्ष की आयु में से बच्चों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। और अपने पूरे आयु में अगर ये मात्र 6 और 7 बच्चों को जन्म देता है, मात्र 6 और 7 बच्चों को जन्म देता है, तो अगर ऐसे ही ये जन्म 750 सालों तक इसकी पीढ़ी चलती रही, तो कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा हाथी हो जाएंगे एक हाथी के जोड़े से। तो आप बताइए क्या संसार में एक ही हाथी का जोड़ा पाया जा रहा है? तो इतने हाथी आखिर गए कहां? ये तब भी रेयर केसेस में मिलते थे और आज भी रेयर केसेस में मिल रहे हैं और हमेशा रेयर केसेस में मिलते रहेंगे। ऐसी कंडीशन में जो संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता है, ये आखिर गई कहां? लायन को देखा जाए, शेर को देखा जाए, अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार ये संतान उत्पन्न करता है, अर्थात 4 बच्चों को पैदा करता है। एक शेर और एक शेरनी, ये दोनों मिल करके ये जो है सिर्फ 1 साल में ये अपने पूरे लाइफ में 2 बार संतान पैदा करते हैं। और 2 बार अगर ये संतान पैदा करते हैं तो 4 बच्चों को जन्म दिया। और ये नेक्स्ट ईयर पर 2 साल बाद ये फिर से नई संतान उत्पन्न करते हैं, फिर ये 2 साल बाद फिर से नई संतान उत्पन्न करते हैं। ऐसे अगर इनका आकलन देखा जाए तो ये भी लगभग 600 सालों में जो है लगभग 2.5 से 3 करोड़ की संख्या में इनकी संख्या हो जाएगी। और आज स्थिति क्या है? हम इंडेंजर्ड स्पीसीज की खोज में चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पृथ्वी से विलुप्त हो जाए। जैसे व्हाइट टाइगर, सफेद चीता, आज हम इंडेंजर्ड स्पीसीज में उसको काउंट कर रहे हैं। हो सकता है पृथ्वी से विलुप्त हो जाए। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या हो रही है, इतना ज्यादा इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी है, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता है, फिर भी ये जो है जात की स्थिर संख्या बनी हुई है। तो स्थिर जात की संख्या कैसे है? माय डियर फ्रेंड्स, इसको भी आपको जानना आवश्यक है कि इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी के होते हुए, संतान जो है प्रबल क्षमता होते हुए भी, संतानों को उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होते हुए भी, ये जब फूड चेन चलती है और फूड वेब चलता है, खाद्य जाल चलती है और खाद्य श्रृंखला चलती है, तो उस चेन में और वेब में ये पूरी तरह से उसी में ये मर जाते हैं। ये दूसरे जीवों के द्वारा इनका भक्षण कर लिया जाता है, अर्थात इनके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त संतानें जीवित नहीं रह पाती। तो ये संतानें कुछ तो ऐसी होती हैं जो नेचर के अडॉप्टिव नहीं हो पाती, प्रकृति के अनुकूलित नहीं हो पाती है। जब नेचर के अडॉप्टिव नहीं हो पाएंगी तो अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
तो इनकी थियरी के अनुसार अगर देखा जाए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की थियरी के अनुसार देखा जाए, तो सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होती है। और इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल लिए सभी एग्जाम्पल करेक्ट थे, सभी एग्जाम्पल पूर्णतया सही थे। सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होती है। सिंपल सब टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। जब हमारे आपके घर में कोई बच्ची पैदा होती है, ऐसी कंडीशन में उसके अंदर अगर देखा जाए तो 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद अगर देखा जाए तो ये लगभग उसके अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होता है और 12 ईयर तक जाते जाते ये 4 करोड़ हो जाता है, 4 करोड़ हो जाता है। क्या कोई ऐसी महिला है जिसने इतने बच्चों को जन्म दिया? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, उससे ज्यादा। आखिर ये ओवम गए कहां है? नष्ट हो गए। तो संतान तो उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता थी, परंतु इतनी संतानें उत्पन्न नहीं हो पाई, ये ओवम नष्ट हो गए। तो ऐसे ही सभी जीवधारियों में संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होती है, परंतु प्रबल क्षमता के होते हुए भी ये संतान को उत्पन्न तो करते हैं, परंतु इनकी संतानें ये जीवित नहीं रह पाती। अब कुछ में संतानें ही नहीं उत्पन्न हो पाती। ढेर सारी स्पीसीज को देखा जाए, ढेर सारी जीव जातियों को देखा जाए, उनमें संतानें ही नहीं उत्पन्न हो पाती। आइए देखते हैं अगला दिया इन्होंने, जब इतनी ज्यादा संतानें उत्पन्न हो जाएंगी तो फिर आगे क्या होगा? एक परिवार में अगर 10 से 15, 20 से 25 व्यक्तियों का समूह हो गया तो अगली थियरी क्या बोलेगी? अगली थियरी आ जाएगी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन जीने के लिए संघर्ष। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए संघर्ष है। जीने के लिए संघर्ष, सभी जीव जातियों में जीने के लिए संघर्ष होगा। सभी जीव जातियां अगर स्ट्रगल नहीं करेंगी, संघर्ष नहीं करेंगी तो मर जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। और इन्होंने स्ट्रगल को मॉडिफाई किया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल आर सिंपली occur in the struggle for an existence. First is the intra-specific struggle, second inter-specific struggle, and third environmental struggle. There are 3 types of struggle are simply occur in there. Struggle for an existence, struggle for an जीवन संघर्ष, जीवन जीने के लिए संघर्ष, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए संघर्ष। ऐसा संघर्ष देखा गया तो 3 टाइप्स ऑफ जो है स्ट्रगल देखे गए। फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, सजातीय संघर्ष। पहले तो अपनी जात में संघर्ष करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक छोटा सा यार्ड है, छोटा सा चरागाह है, और उसी में हमने जो है ढेर सारी स्पीसीज को एक साथ छोड़ दिया। काऊ को, गॉट को, बफेलो को, लायन को, ढेर सारे जीवों को छोड़ दिया। और अब क्या करेंगे कि जो सबसे ज्यादा सिंपली वे में जो सबसे ज्यादा हाईली होंगे, अब उनके बीच सजाती, पहले भेड़ को मार करके भगाएगी, गाय को मार करके भगाएगी, भैंस को मार करके, पहले इनके बीच सजाती संघर्ष होगा। और सजाती संघर्ष करने के बाद जो जीव सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वही बचेगा। अब इस तरह से आप देखेंगे उस यार्ड के अंदर वही जीव बचेगा जो सबसे ज्यादा संघर्ष, अपनी जात का सबसे ज्यादा मजबूत होगा, सबसे ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा, वही एनिमल बचेगा। लेकिन उसका भी स्ट्रगल हो रहा है, किससे? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब आ गया अंतर जातीय संघर्ष। अब और जो जातियां बची हैं, गाय बच गई, सपोज दैट एक काऊ से लिया गया तो गाय बच गई, या भैंस बच गई, सिप से लिया गया तो गोट बच गई, लायन जो है, इस तरह से एक एक स्पीसीज को लिया जाए। अब इनके बीच, इन स्पीसीज के बीच स्ट्रगल हो रहा है, जिसको कहा गया अंतर जातीय संघर्ष। अब इन जातियों के बीच स्ट्रगल होगा। अब इन जातियों के बीच संघर्ष होने के परिणाम स्वरूप इनमें से जो जीवित बचेगा, इनमें से जो श्रेष्ठ बचेगा, अब वो कह रहा है कि अब वो जो बच गया, जो जीव इनमें से बच गया, माने पहले इसने सजातीय संघर्ष किया, एक ही जातियों के बीच इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल किया, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल करने के बाद जो बचे वो फिर जो है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में आए, अंतर जातीय संघर्ष में आए। उससे भी जो बच रहे हैं, अब आ रहा है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, वातावरणीय संघर्ष। ये देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है इंट्रा, जो जिसको कहा गया कि इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ये स्ट्रगल ऐसा है जैसे सपोज करिए क्लाइमेट की चेंजिंग हो रही है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है,
समर सीजन है, ये अगर एनिमल्स अपने को उस सीजन के एडाप्टिव नहीं कर पाए, उस सीजन के अनुकूलित नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, इनकी स्पीशीज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगर जीव अपने को नहीं बचा पाया, जाड़े में अपने को सुरक्षित नहीं कर पाया, गर्मी में अपने को सुरक्षित नहीं कर पाया, बरसात में अपने को सुरक्षित नहीं कर पाया, बाढ़ में अपने को नहीं बचा पाया, आंधी और तूफान में अपने को नहीं बचा पाया, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आंधी और तूफान में वो उसी में दब करके मर जाएगा। फ्लोटिंग आ गई, बाढ़ आ गई, उसमें डूब करके मर जाएगा। क्लाइमेटिक स्ट्रगल हो रहा है, वातावरण से इस जीव का संघर्ष हो रहा है, क्लाइमेटिक स्ट्रगल हो रहा है। इस क्लाइमेटिक स्ट्रगल के बाद जो बचते हैं वही आगे बढ़ेंगे। अर्थात अगर आज हम यह देखें, इस पूरी पृथ्वी, अकॉर्डिंग बाय डार्विन की थियरी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि आज इस पूरे पृथ्वी पर जो भी जीव जात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है उन जीवों ने इन तीनों प्रकार के इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल और क्लाइमेटिक स्ट्रगल, इन तीनों प्रकार के स्ट्रगल को किया, तभी जाकर के उनकी स्पीशीज, उनकी संख्या जो है बची हुई है। अगर इनके स्ट्रगल में जीव समाप्त हो गए तो उनकी स्पीशीज समाप्त हो गई। तो जो जीव आज बचे हैं वे सब के सब हमारे पूर्वजों ने इस तरह के स्ट्रगल किए, तब जाकर के हमारी स्पीशीज बची हुई है। जितनी भी जातियां आप देख रहे हो पूरी पृथ्वी पर, वे सब इतने स्ट्रगल करने के पश्चात ही बचे हुए हैं। अगर इतने स्ट्रगल में जो जीव समाप्त हो गया, वह जीव पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो गए। डायनासोरस गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल में था, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल में था। अभी ह्यूमन की गोल्डन एज नहीं आई है, लेकिन डायनासोरस की गोल्डन एज आ गई थी। वे आकाश में, पाताल में और जो है पृथ्वी पर पूरी तरह से तीनों स्थानों पर, जल में, स्थल पर, वायुमंडल में, तीनों स्थानों पर उनका अकेला राज्य था और कोई एनिमल सरवाइव नहीं कर पा रहा। तो अपने गोल्डन एज में थे। लेकिन क्या हुआ, क्लाइमेट जब वेरिएट किया, क्लाइमेट में जब वेरिएशन आया, चेंजिंग आई, तो अपने को क्लाइमेट के अनुरूप नहीं बना पाए, अपने को क्लाइमेट के अनुरूप नहीं बना पाए और वे समाप्त हो गए। रॉबर्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा कि डायनासोरस पेटू होते थे। पेटू का मतलब हो गया कि ये भूख के लिए चाहे जो भी करना पड़े वो कर जाते थे। जैसे सपोज करिए कहीं कीचड़ है, दलदल है, उसमें कोई कमल खिला हुआ है, तो इसको खाने के लिए उसमें घुस जाते थे और घुसते चले जाते थे। पता ये चला उसी में धंसते चले गए, धंसते चले गए, धंसते चले गए और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उसी में जाकर के धंस करके मर गए। और उसको जो छोटा थोड़ा सा भोजन प्राप्त करने के लिए, और हाइट इनकी क्या थी, अगर 3 मंजिले जो है मकान के ऊपर, 3 मंजिले मकान के ऊपर अगर टोकरी में फल को रखा जाए तो इनकी गर्दन की लंबाई सिर्फ इतनी होती थी कि अपने गर्दन से उस फल को आसानी से उठा करके खा लेते थे। ये गोल्डन एज में थे, इनकी एज जो थी गोल्ड, अपने स्वर्ण युग में थे। और आज की स्थिति यह है, हम अपने गोल्डन एज में नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि हमारा साइंस कितना डेवलप कर चुका है, लेकिन ह्यूमन की गोल्डन एज नहीं है अभी। लेकिन ये रेप्टाइल की गोल्डन एज क्रॉस कर चुकी और उसके बाद इनका पूरी तरह से, डायनासोरस का पूरी तरह से क्या हो गया, विनाश हो गया। जो अपने को बदल लिए रेप्टाइल वो आज भी जीवित हैं, जिन्होंने अपने को नहीं बदला वो पूरी तरह से पृथ्वी से समाप्त हो गए। और इस तरह से आपने देखा कि डायनासोरस अपने को क्लाइमेट के अनुरूप नहीं बदल पाया और पृथ्वी से समाप्त हो गया। तो ऐसा एग्जाम्पल दिया जिराफ के विषय में बताया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने कि जैसे जैसे वातावरण परिवर्तित होता गया, ये जो है पहले छोटे से बकरी जैसे थे, उसके बाद ये और बड़े हुए, गोट से थोड़ा सा बड़े हुए, ये अपनी गर्दन को खींच करके जो है वृक्षों की टहनियों को खाना शुरू किए। अब ये वहां तक खाते चले जा रहे हैं। अब ये पत्तियां और ऊपर है तो अपनी गर्दन को और खींचना शुरू किए और धीरे धीरे इनके गर्दन की लंबाई जो है बढ़ती चली गई। और ऐसे आप देखिए, कैमल में देखिएगा, जिराफ में देखिएगा, इनके गर्दन की लंबाइयां बढ़ती चली है। वातावरण जैसे जैसे चेंज होता गया, क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज होता गया, वैसे वैसे इन लोगों ने अपने अंदर परिवर्तन किया। तो बदलते हुए वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता इनके अंदर रही, तो ये जीवित बचे। अकॉर्डिंग बाय डार्विन ये जीवित बचे, नहीं तो इनको पूरी तरह से पृथ्वी से समाप्त हो जाना चाहिए था। तो जो जीव आज इस पृथ्वी पर बचा हुआ है वो स्पष्ट है कि वे जीव ऐसे जीव हैं जो कि पूरी तरह से इन तीनों प्रकार के स्ट्रगल को किए हुए हैं, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल और क्लाइमेटिक स्ट्रगल।
सजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष, क्लाइमेटिक स्ट्रगल, ये तीनों स्ट्रगल इन लोगों ने किया। जितनी जातियां आज पृथ्वी पर बची हुई है, तभी ये जीने के अधिकारी हैं। आइए अगली थियरी पर बढ़ते हैं। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, विभिन्नताएं और आनुवंशिकता, विभिन्नताएं और आनुवंशिकता, इन चेंजिंग के परिणाम स्वरूप जो वेरिएशन आया, जो विभिन्नताएं आई, गर्दन लंबी हो गई तो वेरिएशन हो गया। जिराफ की गर्दन लंबी हो गई तो ये जिराफ का वेरिएशन हो गया। तो जितना चेंजिंग हुई है उन्हीं की आनुवंशिकता हुई। जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तित हुए कैरेक्टर की क्या हुई, आनुवंशिकता हो गई, हेरिडिटी हो गई। हेरिडिटी मींस जो अपने, जो उनके पेरेंट्स में कैरेक्टर डेवलप हुए, उनके डॉटर में भी ये कैरेक्टर चले आए। पेरेंट टू डॉटर ये कैरेक्टर चले आ रहे हैं। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जीव को अंदर वे कैरेक्टर जो चेंज हो गए और उनके अंदर पाए जा रहे हैं, वे कैरेक्टर जो चेंज हुए हैं उनकी वंशावृत्ति हो गई, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आए। तो आपने क्या देखा, अगर ये कैरेक्टर चेंज ना हुए होते और इनकी वंशागति ना हुई होती तो ये एक ही जीव तक सीमित रह गए होते और वहीं पर ये समाप्त हो गए होते। अर्थात नया जीव जो पैदा होता पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकारी नहीं था। लेकिन नया जीव जो पैदा हुआ उसने अपने अंदर उस प्रकार की विभिन्नता को लिया जो उसके पेरेंट्स में पाई जाती थी, अर्थात इनके पेरेंट्स से इनको गिफ्ट में मिली। जैसे आज देखिएगा हमारे अंदर ढेर सारे डिजीजेज ऐसे हैं, ढेर सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स हमको गिफ्ट में मिलते हैं। गंजापन ये हमको गिफ्ट में मिलता है, हमारे पूर्वजों से हमको गिफ्ट में मिलता है। ऐसी ढेर सारी डिजीजेज हैं, नाइट ब्लाइंड, हीमोफीलिया, ऐसी ढेर सारी डिजीजेज हैं जो हमको पेरेंट्स से गिफ्ट में मिलती हैं, उपहार के स्वरूप मिलती हैं, जो हमारे जीन के ऊपर डिपेंड होकर के वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से चली आ रही हैं। तो इनसे हमको वेरिएट करना है। ऐसी विभिन्नताएं जो कि जीवों को जीने के लिए अनुकूलित कर रही हैं, उन अनुकूलित विभिन्नताओं को लेकर के एक नई जात की उत्पत्ति होगी, और जब नई जात की उत्पत्ति होगी तो वही जात जो है जीने की उत्तराधिकारी होगी। तो यहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने यहां पर स्पष्ट किया कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी, माने इसका अर्थ हो गया कि विभिन्नताएं और आनुवंशिकता। विभिन्नताएं तो हैं, अगर जो विभिन्नताएं हैं उनकी आनुवंशिकता भी होनी चाहिए, अर्थात उनको भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। अगर विभिन्नताएं और आनुवंशिकता नहीं है तो वे जीव जीने के अधिकारी नहीं होंगे। आइए आगे देखते हैं। अगली थियरी दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जीने का अधिकारी वही जीव होगा, इस पूरे पृथ्वी पर जीने का अधिकारी वही जीव होगा जो अपने को सबसे स्ट्रांग समझेगा, जो अपने को सबसे मजबूत रखेगा, बनाएगा। सर्वाइवल ऑफ माने जीने के लिए, फिटेस्ट योग्यतम की उत्तरजीविता चाहिए, उसके अंदर योग्यता चाहिए। अगर वो जीव योग्य है तो जीने का अधिकारी है, अगर उसके अंदर योग्यता नहीं है तो जीने का अधिकारी नहीं है। बाढ़ में अगर उसे तैरना आ रहा है तो जीवित रहेगा, बाढ़ में उसे तैरना नहीं आ रहा, डूब करके मर जाएगा। आधी में उसे भाग करके बचना आ रहा है तो बच जाएगा, अर्थक्वेक में उसे बचना आ रहा है तो बच जाएगा। और बाढ़ में, आधी में, अर्थक्वेक में, ऐसी कंडीशन में जो इन द केस ऑफ प्रीवियस एज में थी, ऐसे एरा में अगर इस तरह के जीवों ने अपने को बचाया तभी इनकी स्पीसीज आज चल रही है, अन्यथा इनकी स्पीसीज पूरी तरह से समाप्त हो गई होती। ये कंडीशन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, योग्यतम की उत्तरजीविता की, अर्थात अपनी योग्यता के आधार पर ये जीवित रहे, और अपनी योग्यता के आधार पर जब ये जीवित रहे तभी इनकी जनरेशन चल रही है, अन्यथा इनकी जनरेशन पूरी तरह से समाप्त हो गई होगी। तो ये रहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। आगे देखते हैं। अगला है एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंटल चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंटल चेंज, बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंटल चेंज, बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। जैसे क्या है, आज हम क्या करते हैं, अगर ठंडी का सीजन आ गया तो स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी का सीजन आ गया तो बनियान पर रह लेते हैं, बरसात का सीजन आ गया तो छाता ले लेते हैं। अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने को बचाते हैं। हमको अगर जीवित रहना है, अपनी जनरेशन को आगे चलाना है, तो हमको इस प्रकार के
चेंजिंग से अपने को बचाना होगा। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गई तो हम भी पानी में कूद जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उससे हमको अपने को बचाना है। पहले देखा गया कि बाढ़, नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए थे, जब नदियों में बाढ़ आया करती थी, लोग गांव घर को छोड़ करके भाग जाते थे। अगर वहीं पर रहते कि नहीं ये हमारा घर है, हम इसी में रहेंगे, तो पानी में वो जो है घर जो डूब गए होते, वो आसानी से जितने जीव थे उसके अंदर सबके सब मर गए होते और उनकी पूरी स्पीशीज समाप्त हो गई होती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया अपने को जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के चले गए। आप सिंपल सा टॉपिक देख लीजिए, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो ये जो छोटे छोटे जो मक्खियां हैं इनका भी आना जाना शुरू हो जाता है। चींटियां हैं, ये भी एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर देती हैं। सभी जीवों में ऐसा परिवर्तन होता है। जिस जीव के अंदर ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, जीने के अधिकारी नहीं। ये इस एडाप्टेशन माने अनुकूलन होना चाहिए, किसके लिए, इन्वायरमेंटल चेंजिंग के लिए, वातावरणीय परिवर्तन के लिए। अगर वातावरण का परिवर्तन हो रहा है तो जीव को अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, अन्यथा अगर वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया तो उसकी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। जैसे जिराफ के विषय में बताया इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने जिराफ के विषय में बताया, पाइथन के विषय में बताया कि ये जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया ये अपने को बदलते चले गए। अगर ये अपने को नहीं बदले होते तो इनकी स्पीशीज पूरी तरह से समाप्त हो गई होती। और जो जीव अपने को बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं कर पाए, उनकी जनसंख्या, उनकी जातियां, उनकी स्पीशीज पूरी तरह से समाप्त हो गई। और जिन्होंने अपने को बदल लिया वो आज जीवित है। आइए अगली थियरी पर चर्चा करते हैं। अगला है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। माय डियर फ्रेंड, स्पष्ट हो गया, जाहिर सी बात है, जो जीव बचेगा उसी की जाति ही चलेगी, उसी की ही जात चलेगी। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, इतने संघर्षों के पश्चात जो जीव बचेगा और नया जीव होगा और उसी के अंदर सारा परिवर्तन होता रहेगा और उसी की जात चलती रहेगी। जैसे आज आप देख रहे हो, हम होमो हैबिलस से होमो सेपियंस में आए, होमो इरेक्टस में आए, क्रोमैग्नन में आए, निएंडरथैलेंसिस में आए, जावा मानव में आए। हमारी स्पीशीज जैसे जैसे जो है क्लाइमेट चेंज होता गया, अलग अलग परिवर्तन आते गए, बदलते गए। प्री कैम्बियम एरा से जो है हम आगे बढ़े, तो जो प्रारंभिक एरा था उससे हमने अपने को आगे चेंज में आया, अपने अंदर हमने परिवर्तन किया, तब आज जाकर हमारी स्पीशीज, हमारी जनसंख्या रहे। हमारे पूर्वज क्या थे, वृक्षाश्रयी थे। उसके बाद क्या हुआ, ये नदी और तालाबों के किनारे जाकर के गुफाओं में रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे मकानों को बनाना सीख गया। और आगे क्या हुआ, फिर आग का निर्माण इन्होंने करना सीख, क्रोमैग्नन मानव ने आग के निर्माण के विषय में इन्होंने सीखा। और आगे की स्थिति पे आप जानिए, धीरे धीरे इन्होंने वस्त्रों का निर्माण किया, पहनना शुरू किया, अपने वस्त्र को ढकना शुरू किया। नहीं तो इनके वस्त्र इनके बालों से ढके हुए होते थे, इनका पूरा शरीर इनके बालों से ढका हुआ होता था। लेकिन आज क्या है, आज आदमी अपने शरीर को कपड़ों से कवर किए हुए है और सीजन वाइज कपड़ों में चेंजिंग कर रहा है। और रहने के लिए अच्छे से मकान को बनाया, और ऐसे मकान को बना रहा है जिसको कि अर्थक्वेक के आने पर या आंधी के आने पर या बरसात के आने पर या बाढ़ के आने पर अपने मकान को पूरी तरह से सुरक्षित कर ले, अपने को बचा ले जाए। तो वही जीव जीने का अधिकारी होगा। आज हम जीवित हैं तो अपने इस प्रकार के डेवलपमेंट की क्रिया के द्वारा जीवित हैं, अन्यथा हमारी स्पीशीज समाप्त हो गई होती। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई जातियों की उत्पत्ति तभी होती है जब ये सारे कैरेक्टर वे अप्लाई कर लेते हैं। अगर ये सारे कैरेक्टर को अप्लाई कर लेते हैं तभी जाकर के नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अगर ये सारे कैरेक्टर को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सारे कैरेक्टर को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, तो नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस तरह से डार्विन ने अपने 6 सिद्धांतों के आधार पर 1 2 3 4 5 6 अपने 6 सिद्धांतों के आधार पर डार्विन ने स्पष्ट कर दिया कि यही जो है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज है, नई जातियों की उत्पत्ति है। और यहाँ पर 6वीं जो है अपनी थियरी में इन्होंने क्लियर किया कि वही जीव जीने का अधिकारी होगा जो अपने अंदर परिवर्तन को ले आएगा, अन्यथा उनकी जातियां पूरी तरह से पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगी। आइए देखते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ टॉपिक पर ऐसे डिस्कस करने चल रहा हूं कि जो डार्विन की आलोचना भी की है। अब डार्विन की जो आलोचना हुई है उन किन किन बातों को लेकर हुई है कि डार्विन ने
अपने पूरे एक्सप्लेनेशन में, पूरी व्याख्या में अवशेषीय अंग का वर्णन कहीं नहीं किया। डार्विन अपने पूरे व्याख्या में, अपने पूरे जो लेक्चर में, अपनी पूरी थियरी में, अपने पूरे बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास, इस पूरे बुक में इन्होंने अवशेषीय अंगों का, वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई जो है कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अवशेषीय अंग भी कुछ होते हैं। अगर एक जीव दूसरे जो है अपने को मॉडिफाई कर रहा है, अपने अंदर परिवर्तन ला रहा है, तो जिस कंडीशन में और जिस ऑर्गन में वो चेंजिंग लाएगा, वह ऑर्गन तो उसका वेस्टिजियल हो जाना चाहिए था, अवशेषीय हो जाना चाहिए था। लेकिन डार्विन ने कभी कहीं भी किसी भी जीव में अवशेषीय अंग की कोई व्याख्या नहीं किया है, वेस्टिजियल ऑर्गन की कोई व्याख्या नहीं की। नोट करिएगा इसको कि डार्विन ने किसी भी प्रकार के अवशेषीय अंगों की कोई व्याख्या नहीं किया है। अगली थियरी में देखिएगा, डार्विन के कथनानुसार सभी जातियां अक्षम है, अक्षम सक्षम बनने के लिए उनको अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। सभी जातियां अक्षम हैं अपने आगे, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सक्षम बनने के लिए उनको प्रकृति के अनुकूलित होना पड़ेगा। अगर प्रकृति के अनुकूलित हो रहे हैं तो अपने को सक्षम कर रहे हैं। इनकी जो आलोचनाएं हुई हैं, तो जो वातावरण के प्रति अनुकूलित हुए वे तो आगे बढ़ गए। कुछ ऐसे भी जीव देखे गए जो थियरी ऑफ एडाप्टेशन को छोड़ दिए और इनकी स्पीशीज बढ़ती चली जा रही, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये बचते चले गए, नंबर ऑफ स्पीशीज के बढ़ते हुए कारण ये आगे बच गए, और डार्विन ने उन जीवों को छोड़ दिया, उनकी व्याख्या नहीं किया। पाइथन के केस में देखिए, इन्होंने कहा कि वेस्टिजियल ऑर्गन आज पेल्विक गार्डिल पाया जा रहा है पाइथन में, और डार्विन ने यह बिल्कुल व्याख्या नहीं किया कि पेल्विक गार्डिल आज क्यों अवशेष के रूप में, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जा रहा है। इनका पिछला पैर गया कहां, इसकी कोई व्याख्या डार्विन ने नहीं किया। तो इस तरह से आपने देखा कि यह व्याख्या जो आलोचना की गई है, आलोचना भी कहीं कहीं पर स्पष्ट और सही है। और अगली इनकी विशेष आलोचनाओं के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि डार्विन ने किस प्रकार के, कहां के जीवों के विषय में अध्ययन किया। स्थलीय जीवों के विषय में अध्ययन किया कि जलीय जीवों के विषय में अध्ययन किया कि वायवीय जीवों के विषय में अध्ययन किया, किस प्रकार के जीवों में कहां पर इन्होंने अध्ययन किया, इसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। तो कहीं पर स्थलीय जीव मिल रहे हैं, तो कहीं पर जलीय मिल रहे, माने किस प्रकार का जीव है और कहां का रहने वाला जीव है, इन्होंने उसके लिए कोई स्पेसिफिक एनिमल्स का नाम नहीं लिया और सिर्फ एक सिंगल एनिमल्स के विषय में डिस्कस किया है, जिराफ के विषय में। और अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी थियरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो ऐसे डिस्कशन में ये पाया कि ये डार्विन ने इसको जो है पूरी तरह से जो है एक्सप्लेन नहीं किया। जो जीव पूरी तरह से नष्ट हो गए और किस तरह से नष्ट हो गए, तो डार्विन के कथनानुसार तो सिर्फ इसी तरह से नष्ट हुए कि अपने को वातावरण के अनुकूलित नहीं कर पाए। अगर जीव अपने को वातावरण के अनुकूलित नहीं कर पाए, तो डार्विन वाद के अनुसार जो नष्ट होने पर प्रकाश नहीं डाला गया कि कैसे ये नष्ट हुए। सिर्फ इतना कह देना कि वातावरण के प्रति अनुकूलन नहीं हो पाया और नष्ट हो गए, यह पूरी तरह से यथोचित उत्तर नहीं होता है। भाई क्यों नहीं अपने को अनुकूलित कर पाए, उनके अंदर कौन से कैरेक्टर ऐसे थे जो कि अपने को चेंज नहीं कर पाए। तो ऐसे कैरेक्टर को अगर वो जो चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैरेक्टर का कोई एक्सप्लेनेशन डार्विन ने नहीं दिया, तो स्पष्ट है कि डार्विन की थियरी को जो है अंधकारमय थियरी के रूप में जाना गया। और बाद में इसको नव डार्विनवाद के नाम से, इन कमियों को दूर करके नव डार्विनवाद के नाम से जाना गया। तो डार्विन ने जो थियरियां दिया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, उस बुक में इन्होंने अपने इन 6 थियरियों के विषय में अध्ययन किया था और 6 थियरियों को लिखा था। और ध्यान रहे कि यह थियरी या बुक उन्होंने तब लिखा था जब ये जो है अपने यात्रा में थे, अर्थात जब ये बीगल नामक जहाज से समुद्री यात्रा पर गए और 5 साल बाद वापस लौट करके आए, तब इन्होंने अपनी पुस्तक को, एक विस्तृत पुस्तक को लिखा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया डार्विनिज्म का, डार्विनिज्म की थियरी का मैंने पूरी तरह से आज एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। और इसका और भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे तो हमने एक टॉपिक और भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, इवोल्यूशन,
तो उसमें ह्यूमन बीइंग्स के केस में मैंने इवोल्यूशन की थियरी को डिस्कस किया है। अब आज मैंने डार्विन की थियरी को जो है इवोल्यूशन के विषय में डिस्कस किया है। अब अगली थियरी देखिएगा, हमारी नेक्स्ट थियरी जो होगी वो लैमार्क पर होगी, या अन्य भी साइंटिस्ट पर हो सकती है, ह्यूगो डिब्रीज पर हो सकती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अलीमुद्दीन से कादरी, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब न किया हो वो पूरी तरह से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आपको शेयर भी करना है। रीजन यह है कि आप शेयर करते जाएंगे तो ये जो है आप जो नॉलेज ये डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। और एग्जाम अब वो ज्यादा समय तक नहीं रहा, बहुत ही कम समय का रह गया है, और इतने कम समय में जो है आपको ढेर सारे क्वेश्चन को चेस करने हैं, ढेर सारे टॉपिक को चेस करने हैं। तो मैं कुछ पीडीएफ फाइल भी आप जो है नीट के बच्चों का जो हमारा ग्रुप है, जो एमबीबीएस का जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप पर मैं जो है कुछ पीडीएफ फाइल जो है अपलोड करूंगा, जिसको आप लोग आसानी से पीडीएफ रीडर में जाकर के उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वहां पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन आपकी जो उसका आंसर आपको ना मिले या जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए, आप आसानी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन से कादरी आज इसी के साथ में अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।